ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में दूसरे राउंड की टॉक्स होने जा रही है, लेकिन इसी बीच एक तीसरे देश ने, जिसका नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, उसने एक रिपोर्ट लीक कर दी। वो रिपोर्ट क्या है? वो ये है कि जो ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद गया था, अभी पहला डेलीगेशन, जिसको गालिबाफ उनके पार्लियामेंट्री स्पीकर ने लीड किया था, जिसमें अब्बास अराक्ची उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, और उसमें सैयद मोहम्मद मरांडी जैसे आईआरजीसी से जुड़े बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे। उसको असैसिनेट करने की पूरी प्लानिंग इजराइल ने कर ली थी। जी हाँ साथी, ये बड़ी खबर आ रही है। और क्योंकि ये खबर अब जो दूसरा फेज होने जा रहा है, जिसमें अमेरिका झुका है, उसके ऊपर भी ये जो लीक हुआ है, इसकी छाया है। अगर जो ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद गया था, अगर उसको इजराइल असैसिनेट करना चाह रहा है, और असैसिनेट करने की पूरी प्लानिंग बन गई थी, बड़ी मुश्किल से ईरान का डेलीगेशन वापस लौटा है। यह हैरत अंगेज एक तरह की बात है। क्योंकि देखिए, वहां अजरबैजान हो गया, कुछ और 2-3 देश हैं जो इजराइल के घेरे में है। मोसाद का वहां बहुत इन्फिल्ट्रेशन है। खुद पाकिस्तान में एक वर्जन है कि पाकिस्तान के अंदर भी मोसाद का इन्फिल्ट्रेशन है, हालांकि पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ है। लेकिन उसी के साथ साथ और भी कुछ ऐसे देश हैं जहां मोसाद के लोग हैं, लेकिन वहां डबल एजेंट्स भी हैं। वहां ईरानी इंटेलिजेंस की भी अच्छी खासी पकड़ है, जैसे आर्मीनिया में खास तौर पे। तो अब यहां पर जो पूरी बात आ रही है कि जो पहली इस्लामाबाद टॉक्स हुई, उसमें जो डेलीगेशन वापस गया, यानी इस्लामाबाद से तेहरान, अच्छा वो आया कैसे? तेहरान से इस्लामाबाद बाय फ्लाइट आया, जिसमें पाकिस्तान के बहुत सारे जो प्लेन्स थे वो उनको अकंपनी कर रहे थे एज सिक्योरिटी। और पाकिस्तान के अर्ली वार्निंग सिस्टम और इस तरह के प्लेन्स अमेरिका से ही लिए हुए, लेकिन पाकिस्तान के पास जो है वो उनकी सुरक्षा के लिए उनको तेहरान से इस्लामाबाद लाए। और इस्लामाबाद से तेहरान उनको छोड़ने की बात थी, लेकिन वो तेहरान में नहीं उतरे, वो लोग मशहद में उतरे। और मशहद से अलग अलग कारों में, अलग अलग व्हीकल्स में वो तेहरान गए, पूरा डेलीगेशन, इंक्लूडिंग द इरानियन पार्लियामेंट्री स्पीकर गालिबाफ। अब आप सोचिए ये जिस तरह की घेरेबंदी चल रही है, इसमें इजराइल कभी भी बड़ा असैसिनेशन कर सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो अभी डेलीगेशन है, ये दूसरी बार बातचीत करने जाएगा। इसके ऊपर अगर कोई हमला होता है तो वो दुनिया के सामने अब इससे ज्यादा, ये तीसरा असैसिनेशन होगा। जो सबसे पहले इमाम खामनेई और कई मिलिट्री लीडर्स का, फिर लारिजानी और कई मिलिट्री लीडर्स का, और अब ये तीसरा बड़ा असैसिनेशन, गालिबाफ का भी ये लोग असैसिनेशन कर देंगे इजरायली। तो इस बार अमेरिका नहीं बच पाएगा, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। क्योंकि इस परिघटना को रशिया और चाइना बहुत ही बखूबी देख रहे हैं। उधर आपको बताएं कि ईरान ने जो यमन के माध्यम से बाब अल मंदाब स्ट्रेट बंद करने की बात थी, वो चीज भी आगे पहुंच गई और धीरे धीरे उस तरफ यमन बढ़ रहा है। अभी एक खबर आई है कि जो अमेरिका का एक जहाज जॉर्ज बुश, जो पहले आया था मिडिल ईस्ट, फिर चला गया, और उसके बाद जेरल्ड फोर्ड आया। जेरल्ड फोर्ड के बारे में भी एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बतानी है। लेकिन जो ये जहाज अमेरिका का जॉर्ज बुश, ये मिडिल ईस्ट आ रहा था, ये बाब अल मंदेब रेड सी वाले रूट को इसने अवॉइड किया। नमीबिया से आया, यानी अफ्रीका से को क्रॉस करते हुए आया, केप ऑफ गुड होप, वो जो रास्ता वास्को डी गामा ने 1498 में लिया था, उसको इस्तेमाल करते हुए वो मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है नेवल ब्लॉकेड के लिए। नेवल ब्लॉकेड में कहा तो जा रहा है कि वहां पर अब्राहम लिंकन ऑलरेडी है, फिर जो जॉर्ज बुश जहाज है वो पहुंच रहा है, जेरल्ड फोर्ड पहुंच रहा है। लेकिन जेरल्ड फोर्ड तो साइप्रस में है, और साइप्रस में उसकी रिफ्यूलिंग भी हो गई है, सब कुछ हो गया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है। और उसके पास जेरल्ड फोर्ड, जो कि सबसे एडवांस्ड अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसके पास F-18 जहाज हैं, जिसके पास ग्राउलर्स हैं, जिसके पास E-3 सेंट्रीज हैं, यानी वो पूरा साजो सामान अमेरिकन एयरफोर्स का, वो एक मिनी अमेरिकन एयरफोर्स,
वो जनरल एयरफोर्स कैरी कर रहा है। हर तरह के जहाज उसके पास हैं जो रडार जाम कर देते हैं दुश्मन का, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, सब कुछ उधर। लेकिन जनरल एयरफोर्स ईरान की मिसाइलों के जद में है। ईरान की जो मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं खासतौर पे, जैसे गदर, इमदाद, ये जो 800 से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, ऑलमोस्ट साउंड के लेवल की, तो वो जो इंटरमीडिएट मिसाइल्स हैं वो इनके लिए काफी है। इनके ऊपर कोई खैबर शिकन छोड़ देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक हथियार को भी, मिसाइल्स को भी टारगेट के हिसाब से यूज किया जाता है। हर मिसाइल आप हर जगह इस्तेमाल नहीं कर लेंगे, टारगेट आपका क्या है, कितनी दूर है वो, तभी वो मिसाइल प्रिसाइज होती है। तो इसलिए यहां पर देखिए जो ईरान के पास एंटी शिप मिसाइल्स हैं, जो ईरान के पास लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं, ये जो सारी जो ईरान के पास माइन्स हैं, ये सब कुछ जनरल एयरफोर्स जैसे ही आता है उसके लिए टारगेटेड है कि जनरल एयरफोर्स एक बड़ा जहाज है, इसको हम गिरा देंगे। और इधर जो है, जो दूसरा जॉर्ज बुश है, इसने बाब अल मंदाब को अवॉइड करते हुए इसने किया। अब बाब अल मंदाब से, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से दुनिया का 20% व्यापार गुजरता है, तो बाब अल मंदाब से भी कम 10 से 15% गुजरता है, कभी कभी 20% हो जाता है। और वो एक वैकल्पिक रूट है जो सऊदी अरेबिया यूज करता है, यूरोप यूज करता है, एशिया को यूरोप से लिंक करने के लिए, यानी वहां रेड सी से नीचे बाब अल मंदाब से होते हुए फिर वो गुड्स यूरोप, एशिया पहुंचते हैं, यूरोप के गुड्स। अब यहां पर देखिए, ऑलरेडी सोचिए आप, यमन ने अभी ऑफिशियली धमकी दी, अनाउंस भी नहीं किया है कि बाब मंदाब को हम बंद कर देंगे, लेकिन ऑलरेडी डर देखिए आप कि अमेरिकन शिप्स सर्कमवेंट कर रही। कल मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से 3 इरानियन शिप्स, कमर्शियल शिप्स, वो निकल चुकी हैं। नेवल ब्लॉकेड का उन पर कोई असर नहीं हुआ। और वो तीनों शिप्स के मैंने आपको नाम भी बताए थे, सारी चीजें, कि उनमें किसी में नाफ्था था, किसी में मीथेन थी, किसी में नाफ्था था, किसी में इरानियन और रशियन क्रूड ऑयल था। और अमेरिका ने उनको रोका नहीं, जबकि नेवल ब्लॉकेड चल रहा है। आज अमेरिका ने एक खबर चलाई कि हमने कम से कम 11 शिप्स को रोका। अच्छा, 11 शिप्स को जो रोका, वो उसकी असलियत क्या है? असलियत यह है कि उसको इंस्पेक्ट किया, इरानियन शिप्स थी, उनको इंस्पेक्ट किया, उसके साथ साथ वो तेल कैरी कर रही थी और उनको जाने दिया। 11 शिप्स। तो अब जब शिप्स को आप जाने दे रहे हो, तो ऑब्वियसली अमेरिका के पास इस समय जो पूरी परिस्थिति है वो ऐसी है कि चाइना फैक्टर, जब से सोवियत यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव चाइना गए खुद फिजिकली कल, और उन्होंने वहां से मैसेज दिया कि चाइना और रशिया एक साथ है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के बारे में अमेरिका को बहुत ज्यादा एडवेंचरिज्म नहीं दिखाना चाहिए। उधर चाइना की तरफ से बयान आ ही गया था कि ट्रंप एक इररिस्पॉन्सिबल रोल में है और चाइना ये लॉ ऑफ जंगल नहीं है, इतने कड़े शब्द। लॉ ऑफ जंगल नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ये सीधे ट्रंप पे हमला था और ट्रंप इस चीज को समझ गए। लेकिन ट्रंप को क्योंकि चाइना जाना है, और ट्रंप जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं चाइना के, वो इस समय व्हाइट हाउस आए हुए हैं, जो पूरी विजिट को फैसिलिटेट कर रहे हैं। और जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, वो भी इस समय व्हाइट हाउस में रुके हुए हैं 2 दिन से। वो चाइना के साथ क्या डील होगी, क्या नहीं होगी, वो सब कुछ वर्कआउट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ इधर चाइना बराबर धमकी दे रहा है, और धमकी नहीं दे रहा है बल्कि चाइना उसको एक्ट कर रहा है। चाइना जो 3 ईरान की शिप्स निकली, उसमें से एक चाइना की भी थी, जो चाइना बाउंड थी, और जो चाइनीज क्रू था उसके ऊपर, उस शिप को भी अमेरिका ने नहीं रोका। अच्छा, अब यहां पर देखिए, जो सारी बात आ जाती है घूम फिर के, वो ये हो जाती है कि पूरे फ्रंट पे इस समय आप देखिए, इन टोटलिटी आप लीजिए, क्योंकि ये 2 हफ्ते का युद्ध विराम, इस्लामाबाद 2 की बातचीत के इस तरीके की संभावनाएं सामने आ रही हैं, और एक तरफ इजराइल असैसिनेट
करने की कोशिश कर रहा है ईरान के डेलीगेशन को, ईरान के नए डेलीगेशन को। ये देखिए साथ साथ ये बिल्कुल जैसे एक बहुत ही मैं इसको इयान फ्लेमिंग के जेम्स बॉन्ड नॉवल से नहीं कंपेयर करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन आप कुछ कुछ समझिए। मिशन इम्पॉसिबल और ये जिस तरह की अमेरिका में स्पाई नॉवेल्स लिखी जाती हैं, फिल्म्स बनती हैं, उस तरीके का ये कुछ कुछ एक सिनेरियो दिख रहा है। लेकिन ये असली जिंदगी है, ये पिक्चर नहीं है। और यहां पर आप एक बात समझ लीजिए, ईरान के अगर डेलीगेशन को टारगेट किया गया तो उसके नतीजे बहुत ही खतरनाक होंगे। उसके बाद तो फिर यह होगा कि सीधे जो अमेरिका की सारी शिप्स हैं उन पे एक साथ हमला होगा। और ईरानी ये नहीं देखेंगे कि इजराइल कर रहा है कि अमेरिका, क्योंकि वो ये बात जानते हैं। 28 फरवरी को जो इमाम खामनेई का असैसिनेशन हुआ था, बाद में ट्रंप ने कहा वो हाँ मेरी नॉलेज में था। तो उसी तरीके से अभी अगर असैसिनेशन होगा तो अमेरिका पल्ला नहीं झाड़ सकता कि मुझे नहीं पता था, और पलटवार ईरान करेगा अमेरिकन और इजरायली एसेट्स पे जबरदस्त तरीके से। दूसरी तरफ पाकिस्तान नाराज हो जाएगा, जो कि अमेरिकन अलाई है। उधर टर्की नाराज हो जाएगा। टर्की ने कहा है कि अपनी सेनाएं हम भेज सकते हैं, हम ईरान के साथ लड़ने के लिए अपनी सेनाएं भेज सकते हैं। वो एक खास संदर्भ में कहा था कि अगर कुर्दों को अमेरिका ने घुसाया ईरान के अंदर अमेरिका की डर्टी वॉर लड़ने के लिए, तो टर्की ईरान के साथ आ सकता है। लेकिन अभी कल फिर टर्की के फॉरेन मिनिस्टर और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अराची, इनमें बाकायदा बातचीत हुई। उस बातचीत में टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि आप बताइए हमें क्या करना है। और एक जो ये बात आ रही है, यानी टर्की और ईरान जियोपॉलिटिकल राइवल्स रहे, लेकिन उनका इस तरह से साथ आना, टर्की का कंसिस्टेंटली ये कहना कि नेटो में वो है, लेकिन नेटो में उसकी उतनी वक़्त नहीं है जितनी इजराइल की है, जो नेटो में नहीं है। ये भी टर्की ने कहा है। टर्की इस चीज को वॉच कर रहा है। तो ये आप देखिए कि जैसे जैसे इस्लामाबाद 2 जो सेकेंड फेज ऑफ टॉक्स इस्लामाबाद में होंगी, वैसे वैसे ये इंट्रीग, ये सस्पेंस, ये खतरनाक माहौल चारों तरफ का, ये गहराता जा रहा है। ये अभी खबर आई है कि ईरान ने जो अमेरिका और जो जंग हुई थी उसमें जो अमेरिका ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को धरती के नीचे दबा दिया था बार बार बमबारी करके, आधे से ज्यादा लॉन्चर्स ईरान ने रिट्रीव कर लिए। अब इस तरह की जो खबरें आती हैं, देखिए इसके पीछे भी एक अपनी जियोपॉलिटिक्स है, क्योंकि अमेरिका का एक जो ये दावा है कि उसने ईरान के काफी हद तक उसने मिसाइल डिस्ट्रॉय कर लिया, मिसाइल लॉन्चर्स डिस्ट्रॉय कर ली, ये बहुत बड़ा एक दावा अमेरिका था और इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी थी। हालांकि ईरान ने जो अपने मिसाइल लॉन्चर्स हैं वो बहुत सारे सेफ जगह पर रखे हुए थे, जो जहां तक अमेरिका पहुंच नहीं पाया था, और उन्हीं के बल पे इतने दिन की जंग चली और अभी और चलती, केवल उन्हीं के बल पे। लेकिन अब जो ये 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ है, इसमें ईरान ने देखिए और भी ऐसी जो उनके मिसाइल लॉन्चर्स थे जो कि दब गए थे, उनको बाहर निकाल दिया। उधर देखिए IMF ने एक ग्रोथ फोरकास्ट किया है, कहा कि अगर ये ईरान और अमेरिका की जंग अगर ये इसी तरीके से मान लीजिए 2 महीने और चलती है, 3 महीने और चलती है, तो वर्ल्ड की जो ग्रोथ रेट है उसमें 1 से 1.5% की कमी आ जाएगी। देखिए जब दुनिया की ग्रोथ रेट, हम कह रहे हैं भारत की जब 1% या आधा % कम हो जाती है ग्रोथ रेट, तो कितना उसमें बवाल मचता है। मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है कि GDP हमारी कम हो रही है, और यहां पर दुनिया की GDP वो कम हो रही, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई क्राइसिस, ये एनर्जी सप्लाई क्राइसिस है, फर्टिलाइजर क्राइसिस है, एल्युमिनियम क्राइसिस है, बहुत सारी पेट्रोकेमिकल्स जो सबसे ज्यादा हिट हुए हैं इसमें, उनकी क्राइसिस है, उससे जो बहुत सारी चीजें बनती थी। जो तो कहने का मेरा मतलब ये है कि IMF, वर्ल्ड बैंक अभी जो ये इस तरह के जो वो अपने फिगर्स फ्यूचर के दिखाता है, उससे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है कई जो अलग अलग के देश हैं और जो
अगर वहां जंग चल रही है या जिस तरीके, देखिए यूक्रेन और रशिया में जंग चल रही है 4 साल हो गए, उससे उतना फर्क नहीं पड़ा है जितना अब ये 40 दिन में पड़ा। 4 साल 40 दिन, इन 40 दिनों में वाकई ग्लोबल अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। और उसके साथ साथ बाबल मंदाब स्टेट भी बंद हो जाएगा, जिसके बारे में क्या है कि ईरान ने एक धमकी दी और चुप हो गया ईरान। अब वो जो चुप्पी है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि अमेरिका उसके बारे में ज्यादा बोल नहीं सकता। अगर अमेरिका ने उसके बारे में ज्यादा बोला, यमन को धमकी दी कि तुम मत करो बंद, तो फिर ग्लोबल मार्केट्स में एक और पैनिक आ जाएगा। अमेरिका कह नहीं सकता, ईरान को कहने की जरूरत नहीं है। ईरान भी बार बार रिपीट करेगा तो भाई धमकी को दोहराना बार बार ठीक नहीं है। वो बाब मंदाब स्ट्रेट से जो शिप्स गुजरती हैं उनका वॉल्यूम कम हो गया है। और मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से जो एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको पूरा अफ्रीका घूम के उसको जाना पड़ा, उसने अवॉइड किया बाब मंदाब। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि देखिए अभी जो पूरी सिचुएशन, अच्छा एक चीज और इसमें कि जो इस्लामाबाद 2 है, जो इस्लामाबाद 2 टॉक्स है होने वाली है, संभावना जिनकी है, उसमें यह भी हो सकता है कि वो एक बड़ा पीस समिट बन जाए। और इस बार वो गाजा वाला नहीं, जो इसमें नेटो के लोग नहीं गए थे, रशिया चाइना नहीं गया था, नहीं, इस बार वो हो सकता है कि एक असली एक पीस समिट बन जाए, जहां पर चाइना को बुलाया जाए, रशिया को बुलाया जाए, अमेरिका खुद बुलाए इस्लामाबाद में, और वो ये कहे कि भाई हम इस चीज को, ईरान के साथ हमारा ये समझौता हो गया है ये, और हम इस जंग को हम खत्म करते हैं। लेकिन उसमें एक फिर वही बात आ जाती है, और जो मैं अभी देख रहा था कि $470 बिलियन का जो कंपनसेशन, 470 आई थिंक, अबाउट $470 बिलियन का जो ईरान को नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई अमेरिका करे। अब यहां पर देखिए क्या है कि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अमेरिका ऑब्वियसली इसको अलग अलग तरीके से, अगर अमेरिका ने माना कि वो इसको रीपे करेगा या वॉर रिपेरेशन देगा, देखिए वॉर रिपेरेशंस जो हैं, यानी जो जंग में अगर किसी देश को नुकसान हुआ है, वो दूसरे देश से मांगता है कि हमको कंपनसेट करो, तो जो हारी हुई पार्टी है वही वॉर रिपेरेशन देती है। तो अमेरिका वॉर रिपेरेशंस दे, ये एक बड़ी डिमांड है, और जिसको लेके चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। तो ये देखिए आज का प्रसारण था। जो हकीम इलाही साहब की से जो इंटरव्यू है मेरा, आज या तो शाम को मैं रिलीज करूंगा, जो ईरान के सुप्रीम लीडर के भारत में रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे जो मैंने इंटरव्यू लिया, आज मैं या तो आज शाम को रिलीज करूंगा और या कल मैं उसको रिलीज करूंगा, क्योंकि मैं अभी भी दिल्ली में हूं, संभवतः मैं कल बैंगलोर पहुंचूंगा। तो दोनों वक्त हो सकता है, आज रात को भी हो सकता है और कल भी हो सकता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।